आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में, मेश लॉ और नोडल एनालिसिस के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है आप किरचॉफ्स लॉ। बच्चों देखो, आज का हमारा पहला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किरचॉफ लॉ होता क्या है। ठीक है, किरचॉफ ने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए दो रूल दिए थे। ठीक है ना, एक रूल है जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम शॉर्ट में केवीएल भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम केसीएल भी बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं। जितने भी हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं उसको हम केवीएल और केसीएल लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ आर फंडामेंटल लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो होते हैं वो कैसे लॉ हैं? ये हमारे फंडामेंटल लॉ हैं, यूज्ड टू एनालाइज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, इनका काम है इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालाइज करना, उसकी एनालिसिस करना। ओके, दे आर essential for solving DC and AC circuit problems. क्लियर? इनका काम क्या है? डीसी और एसी सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है ना, देयर आर टू लॉस। पहला हमारा केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है ना, इसी को हम नोड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं? नोड लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? या इसको ही हम जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन लॉ। ओके, वहीं पर अगर मैं दूसरे लॉ की बात करूं जो है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है ना, इसे हम मेश लॉ के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन ये फेमस केवीएल के नाम से है, ऊपर वाला केसीएल के नाम से। ठीक है, अब बच्चों देखो, हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो सर्किट से रिलेटेड हैं, पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोड। नोड क्या होता है? ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर हम नोड की डेफिनेशन देखें, ए नोड इज ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ठीक है ना, मतलब जो नोड होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर या तो दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इट इज ए जंक्शन पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, जंक्शन पॉइंट होता है। ठीक है ना, और ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड बाय आइडियल वायर आर कंसीडर्ड द सेम नोड। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, इसको समझते हैं। मान लो आपके पास एक है रजिस्टर। ठीक है, ये हमारा एक रजिस्टर है, और एक है हमारे पास इंडक्टर। ठीक, ये हमारा इंडक्टर है और एक रजिस्टर है। ठीक है, और इन दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एक रजिस्टर को, इस रजिस्टर को उठाऊंगा और इस इंडक्टर के साथ यहां कनेक्ट कर दूंगा किसी वायर से। क्लियर? सपोज दैट मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पॉइंट है जहां पर मैंने रजिस्टर और इंडक्टर को कनेक्ट किया है, क्लियर, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बच्चे? दिस पॉइंट इज नोन एज नोड। यही पॉइंट हमारा नोड कहलाएगा। ठीक है, हम इससे ज्यादा ब्रांच भी जोड़ सकते हैं। मान लो मैं इसके साथ ही एक ऊपर कैपेसिटर भी जोड़ दूं यहां पर, तो यहां उठा के मैंने कैपेसिटर भी जोड़ दिया, तो एक कैपेसिटर हो गया, एक रजिस्टर हो गया, एक इंडक्टर हो गया, तीनों आकर के इस पॉइंट पे जुड़ गए, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? नोड या जंक्शन। ठीक है ना, या तो नोड बोलेंगे या ऐसे जंक्शन बोलेंगे। ठीक, चलो अब हम आगे देखते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें, क्लियर, जो हमारे नोड के टाइप हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक हमारा सिंपल नोड होता है, दूसरा हमारा प्रिंसिपल नोड होता है। ठीक है, नोड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में। पहला पार्ट जिसे बोलते हैं सिंपल नोड, और दूसरा कौन सा है? प्रिंसिपल नोड। बच्चे देखो, सिंपल नोड क्या है? टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ठीक, सिंपल नोड हमारा ऐसा नोड होता है जहां दो एलिमेंट आके कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर और इसके साथ मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे जुड़े हैं। क्लियर, दो एलिमेंट एक साथ जुड़े हैं, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम सिंपल नोड। क्या बोलेंगे इसे? इसे हम बोलेंगे सिंपल नोड। एक साधारण नोड है जहां पर दो एलिमेंट आके कनेक्ट हुए हैं। ठीक, वहीं पर अगर मैं प्रिंसिपल या एसेंशियल नोड की बात करूं, यहां पर थ्री और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ठीक है ना, प्रिंसिपल नोड ऐसा नोड होता है जहां पर दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। थ्री एलिमेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, फोर एलिमेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, फाइव एलिमेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इधर एक रजिस्टर लिया, ठीक है ना, और एक और दूसरा रजिस्टर ले लिया R2, इसके साथ मैंने इधर एक तीसरा रजिस्टर R3 जोड़ दिया, एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया।
ठीक है ना, और इधर से एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ देखो मैंने कितनी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट कर दिए। अब ये जो पॉइंट आपका बना इसको ही बोलेंगे हम इसेंशियल नोड या प्रिंसिपल नोड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, इसको ही बोलेंगे हम प्रिंसिपल नोड। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया। ठीक, और ये हमारा कौन सा था, ये हमारा सिंपल नोड हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम दो ही एलिमेंट कनेक्ट किए हैं, एक हमारा रजिस्टर और दूसरा कैपेसिटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा नोड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के तौर पर इफ 3 रजिस्टर्स मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोड। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके पहले ही समझा रखा है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे बोलते हैं हम ब्रांच। क्या बोलते हैं, ब्रांच। ब्रांच एक्चुअल में क्या है, तो आप देखो इसकी डेफिनेशन, ए ब्रांच इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किट। क्लियर, ब्रांच जो होता है सर्किट का पार्ट होता है दैट लाइज बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, याद रखना ब्रांच एक सर्किट का पार्ट होता है जो दो नोड के बीच में लाई करता है। किसके बीच में, दो नोड के बीच में लाई करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने एक नोड यहां लिया, यह नोड N1 और इधर हमारा एक नोड N2। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, और मैंने यहाँ कुछ कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हैं। यहां पर मैंने एक रजिस्टर जोड़ रखा है R1, ठीक है, और इस साइड मैंने यहाँ पर एक इंडक्टर कनेक्ट किया है, क्लियर, L1, और इधर मान लो मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है C। ठीक, तो आप देखो हमारे पास फर्स्ट नोड ये रहा, सेकंड नोड ये रहा, ठीक है ना, ये हमारा नोड 1 है, नोड, ठीक है ना, और ये भी हमारा नोड है। इस नोड के बीच में ये जो रजिस्टर लगा है दैट इज ब्रांच। ये क्या है हमारी, ये ब्रांच है। ठीक है ना, यहां से देखो क्लियर, हम इधर भी और डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूं, इधर भी रजिस्टर कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो एक्चुअल में दो नोडों के बीच में, एक नोड ये एक नोड ये, दो नोड के बीच में जो एलिमेंट कनेक्ट होता है उसे ब्रांच बोलते हैं। ठीक है ना, किसी नोड से कई सारी ब्रांच कनेक्ट हो सकती हैं, 3 ब्रांच 4 ब्रांच कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे मान लो यहां मैंने ये लिया, सपोज दैट एक रजिस्टर मैंने इधर जोड़ दिया, एक रजिस्टर मैंने यहां जोड़ दिया, एक रजिस्टर इधर जोड़ दिया। ठीक है ना, ये इसका इधर नोड है, क्लियर, तो मान लो ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया। ठीक, ये हमारा कौन सा नोड हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया, क्लियर, और ये नोड इधर N1 हो गया, इधर हमारा नोड N2 हो गया, इधर हमारा नोड N3 हो गया। तो दो नोड के बीच में जो एलिमेंट लगा है वो ब्रांच है। तो अगर आप यहां देखोगे तो आपके पास कितनी ब्रांच है, यहां पर एक ये, ठीक है ना, ये हमारी ब्रांच नंबर 1 है। इधर देखोगे तो ये हमारी ब्रांच नंबर 2 है, यहां पर हमारी ये ब्रांच नंबर 3 है। ठीक है, देखो यहां से हमारी 3 ब्रांच कनेक्ट है, एक ऊपर दो साइड में, क्लियर, तो इसे बोलते हैं ब्रांच। तो एक्चुअल में ब्रांच जो होता है, ठीक है, दो नोड के बीच में जो एलिमेंट लगा होता है उसे ब्रांच बोलते हैं। इट कंटेन्स वन सर्किट एलिमेंट। ठीक है ना, इसके अंदर कोई एक सर्किट एलिमेंट हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है ना, इनमें से कोई एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट या तीनों कंपोनेंट आपस में इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने नोड हैं जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये एकदम बेसिक है। तो एग्जांपल के तौर पर इफ रजिस्टर्स कनेक्ट्स नोड ए एंड नोड बी, ठीक है ना, दैट रजिस्टर्स इज ए ब्रांच। जैसा कि पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहां पर एक रजिस्टर, इसे नोड ए मान लो, इसे नोड बी मान लो, बीच में एक रजिस्टर लगा रखा है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रांच का एग्जांपल हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट है जिसे बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं, लूप। ठीक, लूप क्या है, लूप की अगर डेफिनेशन देखें तो ए लूप इज एनी क्लोज पाथ इन ए सर्किट। अगर आपके पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में कोई क्लोज पाथ है, ठीक, क्लोज पाथ क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो हो सकती है, उसे लूप बोलेंगे। ठीक है ना, इसकी क्या इंपॉर्टेंट, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम नोड। ठीक है, ये एक जगह से शुरू होगा और उसी नोड पर आकर के फिनिश होगा। ठीक है, और क्या होगा, इट मे कंटेन्स अदर लूप्स इनसाइड। ऐसा भी हो सकता है कि एक लूप के अंदर एक से ज्यादा लूप भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं ध्यान से कि नोड क्या है, लूप क्या है। तो मान लो मैंने एक रजिस्टर, एक यहां पर सर्किट लिया, तो सपोज दैट मैंने यहां 3 रजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्ट किए हैं और इधर मैंने एक लगा रखी है सप्लाई। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, इसको देखो इस तरीके से, ये रजिस्टर R1
ये रजिस्टर R2 और यहां से रजिस्टर R3, चाहो तो आप एक सप्लाई यहां लगा दो, ठीक है ना। ये मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक। अब यहां पर मैंने मान लिया एक सेल लगा है, उसका ईएमएफ E1 है, और इधर एक सेल लगा है, इसका ईएमएफ E2 है, और आपके 3 रजिस्टर है, ठीक है। तो अभी देखो यहां से करंट फ्लो होगी, क्लियर, इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो होगी I1, ये पूरी I1 यहां तक, और एक इस साइड से करंट फ्लो होगी I2, यहां से भी आपकी करंट I2 फ्लो होगी, ठीक है ना। अब ये दोनों ऐड होके इधर चली जाएंगी, I1 प्लस I2, ओके, और फिर I1 इधर चली जाएगी और I2 साइड मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो इस वाले यहां से इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है ना, यहां से अगर आप देखोगे तो इधर I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये लूप है, क्लियर, ये क्या है, ये हमारा लूप वन, दैट इज योर लूप वन, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लूप 2, ठीक, लूप 1 और लूप 2, दैट इज लूप 1 और लूप 2, ठीक है। और साथ साथ एक लूप और बन सकता है, अगर आप यहां से देखो, अगर मैं इस पूरे को कंसीडर करूं तो ये भी एक लूप बन सकता है, ठीक है, इसे बोलेंगे लूप 3, ये हो जाएगा हमारा लूप 3, क्लियर। तो एक्चुअल में लूप जो होता है एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है ना, एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो होती है, और लूप के अंदर भी लूप हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक ये आपका बड़ा लूप है, और उस लूप के अंदर भी 2 छोटे छोटे लूप है, इज दैट क्लियर। तो इसे बोलते हैं लूप, मतलब ए लूप इज एनी क्लोज पाथ इन ए सर्किट, किसी सर्किट में जो क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो होती है उसे बोलते हैं लूप, है ना। आई होप आपको लूप क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए लूप डज नॉट रिपीट एनी नोड, लूप की खास बात होती है कि वो किसी नोड को रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो आप देखो इस सर्किट में देखें तो हमारे पास कितने नोड हैं, इस सर्किट को आप ध्यान से देखो, एक नोड मेरे पास यहां है, इसे मैं मान लेता हूं N1, और एक नोड मेरे पास इधर है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा N2, ठीक। तो आप देखो अगर लूप 1 की बात करूं मैं, तो देखो लूप 1 एक ही बार किसी एक लूप पे पास हो रहा है, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसे अगर इस वाले लूप 2 को देखोगे तो ये भी इसको इसको एक एक बार यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो लूप की खास बात ये है, जब भी आप लूप बनाओगे तो उसमें जो नोड है ना वो रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक। अगर आपके नोड रिपीट कर रहे हैं तो फिर वो लूप नहीं है, इज दैट क्लियर। चलो ये इंपॉर्टेंट बात है किसी लूप को लेते समय, ये आपको तब काम आएंगे जब आप सर्किट सॉल्व करोगे। अभी नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस करेंगे तो वहां आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे सर्किट में कितने लूप हैं, कितने नोड हैं, कितने जंक्शन हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, इलेक्ट्रिकल का एकदम बेसिक्स है, इज दैट क्लियर। अब देखो एक और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसे बोलते हैं मेश, ठीक है। ये मेश क्या है, ठीक, मेश किसे कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ए मेश इज ए लूप, मेश क्या है, याद रखना, मेश एक लूप है, ओके, दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप इनसाइड इट, ठीक। मतलब जो आपका मेश है वो भी एक लूप है, लेकिन ये एक ऐसा लूप है कि उसके अंदर और दूसरा लूप नहीं हो सकता, ठीक। अगर मैं नॉर्मल लूप की बात करूं तो नॉर्मल लूप के अंदर भी लूप हो सकता है। तो आप देखो ये व्हाइट वाला लूप बना रखा है, इसके अंदर 2 छोटे छोटे लूप हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो आपका मेश होता है वो एक ऐसा लूप होता है कि उसके अंदर और लूप नहीं होंगे, ठीक, मतलब सिंगल लूप होगा। इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ, ये एक सर्किट के अंदर सबसे छोटा क्लोज पाथ होता है इन ए प्लेनर सर्किट। कोई अगर आपका प्लेनर सर्किट है तो उस प्लेनर सर्किट में सबसे छोटा क्लोज पाथ होता है, उसके अंदर फिर और क्लोज पाथ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लूप होता है उस लूप के अंदर और लूप मतलब और सर्किट हो सकता है, क्लियर। एक तो ये इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन मेश एनालिसिस, ठीक है ना। इसका हम यूज किसमें करेंगे, मेश एनालिसिस में करेंगे। जब हम सर्किट की मेश एनालिसिस करेंगे वहां पर हम मेश बनाएंगे, ओके। नोट पर अगर हम देखें, मेश एग्जिस्ट ओनली इन प्लेनर सर्किट, मेश हमेशा किसमें एग्जिस्ट करता है, प्लेनर सर्किट। वो क्या होते हैं, सर्किट ड्रॉन विदाउट क्रॉसिंग वायर्स, मतलब ऐसे सर्किट जिनमें वायर को क्रॉस नहीं किया गया है, ठीक है ना। जहां वायर को क्रॉस किया है वहां मेश यूज नहीं करेंगे, क्लियर। मेश का यूज ऐसी जगह होता है जहां वायर क्रॉस नहीं करते, ठीक है ना, उस जगह पर हम मेश का यूज करते हैं। तो आप देखो मैं आपको मेश बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ रजिस्टर, यहां से देखो ये मेरे कुछ रजिस्टर
सपोज दैट ये मेरा R1 रजिस्टर है और इधर एक R2 रजिस्टर है, क्लियर, यहाँ पर एक R3 रजिस्टर है, ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से सप्लाई से जोड़ा हुआ है, क्लियर, यहां से एक सप्लाई लगा दो, ये प्लस माइनस E1 और इधर हमारा प्लस माइनस E2, ठीक। तो आप ध्यान से देखो, जो करंट फ्लो होगी वो करंट इससे ऐसे फ्लो होगी, यहां से इसमें, तो ये देखो, ये बच्चे देखो, ये जो है ना, ये हमारा मेष है, ये क्या है हमारा मेष 1, और ये इधर से देखो तो ऐसे करंट फ्लो होगी, ये हो जाएगा हमारा मेष 2, क्या हो जाएगा हमारा मेष 2, ठीक, क्योंकि ये क्लोज, ये स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है। अब इसके अंदर और कोई सर्किट नहीं है, ठीक है ना, अगर इसके अंदर भी कोई दूसरा सर्किट होता तो हम उसे मेष नहीं बोलते। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहां पर भी एक रजिस्टर लगा दूं ऐसे, तो अब ये मेष नहीं रहा, लूप बन गया, ठीक है ना। तब मेष कौन सा बना, फिर ये वाला इतना सर्किट ये मेष हो गया, यहां इसके अंदर दो मेष हो गए, समझ में आया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो मेष होता है वो मेष आपका क्या होता है, क्लोजेस्ट पाथ होता है, ठीक है, किसी सर्किट के अंदर जो सबसे क्लोज, सबसे छोटा पाथ होता है उसको ही हम मेष बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा दो मेष है इसके अंदर, एक मेष 1 मेष 2। तो मेष एनालिसिस में हम इन्हीं मेष को कंसीडर करेंगे और सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि मेष क्या है, लूप क्या है, नोड क्या है, ठीक है ना। आप वन टाइम रिवीजन, क्विक, अगर हम क्विक रिवीजन देखें, क्विक कंपैरिजन देखें इनके अंदर, तो ध्यान से देखो, अगर मैं नोड की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं नोड की बात करूं तो नोड जो होता है वो जंक्शन होता है ऑफ टू और मोर एलिमेंट। नोड क्या होता है, जंक्शन होता है जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जुड़े होते हैं, और ये कहां अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते समय इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका यूज कहां करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ में, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, केसीएल लगाते समय इसका इस्तेमाल करेंगे नोड का। ब्रांच, ब्रांच क्या है, पाथ बिटवीन टू नोड्स, ठीक, दो नोड के बीच में जो पाथ है, जैसे हमारा एक नोड इधर एक नोड इधर, इसके बीच में जो पाथ है वो हमारा ब्रांच है, ओके। इसका करंट कैलकुलेशन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक। लूप की बात करें तो एनी क्लोज पाथ, कोई क्लोज पाथ उसे लूप बोलते हैं, इसका यूज कहां करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने में करेंगे, ठीक है, नोड का केसीएल लगाने में और लूप का आपका केवीएल लगाने में। मेश क्या है, ये स्मॉलेस्ट क्लोज लूप है और मेश एनालिसिस करने में इसका यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कहां पर कौन सी चीज लगाएंगे, ठीक है ना, कहां किसकी, नोड की कहां जरूरत पड़ेगी, ब्रांच की कहां जरूरत पड़ेगी, लूप की, मेश की कहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपको एकदम बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने किरचॉफ के फर्स्ट रूल के ऊपर कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, है ना। तो किरचॉफ ने बताया, जो पहला रूल है जिसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, और इसको ही हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ, और इसको ही हम नोड लॉ भी बोलते हैं, या फिर इसको ही क्या बोल सकते हैं हम, नोड लॉ बोल सकते हैं, है ना, लेकिन मोस्टली ये केसीएल से फेमस है। ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट ए नोड इज 0, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि किसी नोड के ऊपर करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है ना, या इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल करंट एंटरिंग द नोड इक्वल टू होता है टोटल करंट लीविंग द नोड, ओके। अब देखो मैं आपको थोड़ा एग्जाम समझाता हूं कि क्या है, बहुत ध्यान से देखना। हम देखते हैं यहां पर कि हमारा केसीएल क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। तो सपोज दैट हमने एक यहां पर एक नोड कंसीडर किया, ठीक है ना, ये मेरा नोड n, बहुत ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, और हमने यहां पर एक ब्रांच कनेक्ट की, क्लियर, एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया R1, तो ये मेरी फर्स्ट ब्रांच होगी, ठीक है ना। इसके बाद मैंने एक और दूसरी ब्रांच कनेक्ट की, ठीक है ना, यहां पर एक दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, दैट इज सेकंड ब्रांच, है ना। फिर एक और ब्रांच इधर से कनेक्ट कर दो, क्लियर, ये हो गई हमारी थर्ड ब्रांच R3, और एक और ब्रांच में कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना, ये हो गया हमारा R4, और फिर एक और ब्रांच जोड़ देते हैं हम, ये हो गया हमारा R5, और फिर एक और ब्रांच इधर से जोड़ देते हैं, ये हो गया हमारा R6 या Rn, डॉट डॉट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ब्रांच जोड़ दी इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट पर ये हमारा नोड है, ये हमारा क्या है बच्चे, नोड है। अब देखो यहां से कुछ करंट्स इसमें देखोगे तो इसमें करंट इधर को आ रही है नोड की डायरेक्शन में, सपोज दैट करंट की वैल्यू है I1, है ना, और दूसरे वाले में यहाँ करंट की वैल्यू है I1, इसमें करंट आपकी आ रही है, करंट की वैल्यू I2, इधर भी करंट आपकी इधर नोड की साइड में जा रही है I3, यहां से भी करंट आपकी इस तरीके से फ्लो हो रही है I4, इसमें हमारी करंट फ्लो हो रही है I5 और फिर इसमें करंट फ्लो हो रही है I6। ठीक है, तो हमने एक नोड लिया, नोड के साथ कुछ ब्रांचेस कनेक्ट कर दी, है ना, और उसमें I1, I2, I3, I4, I5, I6 डॉट डॉट कितनी भी आप ब्रांच ले सकते हो, करंट फ्लो हो रहे हैं। अब बच्चे ध्यान से देखना, आप इसको ऐसे समझो, सपोज दैट कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना, ये आपके पास एक पाइप है और इस पाइप में सपोज दैट स्टोर, मतलब इसमें ऑलरेडी कोई लिक्विड भरा हुआ है यहां तक, ठीक है, यहां तक ही लिक्विड ऐसे इस तरीके से फिल है, ठीक। अब आप यहां से इसके इनपुट साइड से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इनपुट साइड से इसमें 2 लीटर वाटर एंटर करते हो, कितना वाटर एंटर करते हो, 2 लीटर, है ना, तो यहां से आउटपुट पर कितना वाटर एग्जिट होगा, 2 लीटर, ठीक है ना, मतलब 2 लीटर ही वाटर क्या होगा, एग्जिट होगा, ठीक, मतलब आपने 2 लीटर वाटर एंटर किया, 2 लीटर वाटर एग्जिट होना चाहिए। और अगर आप लगातार इसमें वाटर एंटर कर रहे हो, सपोज दैट 2 लीटर पर सेकंड वाटर यहां से फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में 2 लीटर वाटर फ्लो हो जा रहा है ना, तो 1 सेकंड में 2 लीटर वाटर यहां से एंटर करेगा और पर सेकंड यहां से 2 लीटर वाटर एग्जिट करेगा, ये जरूरी है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो इस साइड से 2 लीटर वाटर एंटर कर रहा है और इधर से 3 लीटर वाटर एग्जिट कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास इसके अंदर तो वाटर क्रिएट नहीं हो जाएगा, है ना, मतलब यहां से ऐसा संभव नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं कि यहां से 2 लीटर वाटर जा रहा है और 1.5 लीटर एग्जिट कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो 0.5 लीटर वाटर इसमें स्टोर होगा, आफ्टर सम टाइम ये पाइप फट जाएगा, है ना, मतलब प्रॉपर सिस्टम चलने के लिए जो इनपुट है, यहां से ध्यान देखना, जो हमारा इनपुट है वो किसके बराबर होना चाहिए, आउटपुट के इक्वल होना चाहिए ना, तभी यहां से प्रॉपर लिक्विड फ्लो हो सकता है। सिमिलरली अगर हम यहां देखें, ठीक है ना, तो किसी नोड के पास, बहुत ध्यान से देखो, किसी नोड के पास करंट आ रही है और इधर से जा रही है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, ये जो करंट नोड की तरफ जा रही है इसे बोलते हैं इनकमिंग करंट, ठीक है, तो आप देखो ये इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग करंट, 3 करंट हमारी कैसी है, इनकमिंग करंट है, ओके। और वहीं पर अगर आप इसमें देखोगे R4 में, ये नोड से बाहर जा रही है, तो ये कौन सी करंट है, ये हमारी है आउटगोइंग करंट, देखो बाहर जा रही है, दैट इज आल्सो आउटगोइंग करंट, दैट इज आल्सो आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। तो याद रखना, पाइप की तरह इनपुट लिक्विड इक्वल टू था आउटपुट लिक्विड के, वैसे ही यहां से इनपुट करंट, जो इनकमिंग करंट है वो, और जो आउटगोइंग करंट है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ये सर्किट काम करेगा, अदरवाइज सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इनकमिंग करंट है I1, I2, I3, इनका सम कर लेते हैं, है ना, तो देखो सम करेंगे क्या मिलेगा हमें, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वल होना चाहिए किसके, आउटगोइंग करंट के, आउटगोइंग करंट I4, I5, I6, ठीक है ना, I4 प्लस I5 प्लस I6, तभी हमारा सर्किट प्रॉपर ऑपरेट करेगा। अदरवाइज अगर आप किसी सर्किट को ज्यादा करंट दोगे और आउटपुट पे कम करंट मिल रहा है, ठीक है ना, तो या तो करंट लॉस होना चाहिए तब चल पाएगा, या फिर सर्किट ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या मिला हमें, ये मिला सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट, ठीक है ना, इनकमिंग करंट, क्लियर, जो किसके बराबर है, ये हमारा, ये है सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो किरचॉफ ने बोला था किसी नोड के पास सम ऑफ इनकमिंग करंट हमेशा ही सम ऑफ आउटगोइंग करंट के बराबर होती है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ध्यान से देखो, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4, क्योंकि इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
सिग्मा आई इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब है कि जो कोई जंक्शन है उस पर सम ऑफ नेट करंट 0 हो जाती है ना। मतलब जो नेट करंट आप सारा ऐड करोगे तो फाइनली कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है ना। यही जो रूल है, यही हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ है जो स्टेटमेंट में लिखा है। क्लियर, क्या लिखा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट ए नोड इज 0। ठीक है, तो देखो ये रहा द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए नोड कितना आया, 0। क्लियर, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल करंट एंटरिंग एट नोड इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग एट नोड, है ना। मतलब नोड पे टोटल आने वाली करंट जो इतनी थी और टोटल लीव करने वाली करंट जो इतनी थी, ये दोनों एग्जैक्टली कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो रूल है इसे बोलते हैं हम किरचॉफ्स करंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। नोडल एनालिसिस में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, आगे जब हम नोडल एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो ये हमारा बेसिक किरचॉफ्स लॉ का था जो हमने यहां देखा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से क्वेश्चन देखूं, सपोज दैट कि मान लो आपके पास ये एक ब्रांच है ना, मैंने यहां से 2 ब्रांच ले ली, क्लियर, और इधर से आपकी इस ब्रांच में 10 एम्पियर की करंट आ रही है, इधर से 2 एम्पियर की करंट जा रही है और मुझे यहां से आई फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा नोड है या जंक्शन है, क्लियर। ये देखो यहां से, और हमें पता है कि जो इनकमिंग करंट है वो बराबर होनी चाहिए आउटगोइंग करंट। तो ये 10 तो इनकमिंग करंट हो गई, है ना, और 2 और आई आउटगोइंग करंट हो गई, तो इनका अलग सम कर लेंगे और ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां से शिफ्ट करूंगा तो 10 माइनस 2 आई आ जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 8 एम्पियर, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से किसी सर्किट के अंदर हम नोड ढूंढेंगे और नोड पर देखेंगे इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है, और वहां से उसको डिवाइड करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम नोडल एनालिसिस का आगे यूज करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। चलो अब देखो हमारा अगला रूल जो था वो कौन सा था, वो हमारा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक, इसको ही बोलते हैं हम लूप लॉ या फिर मेश लॉ, ठीक, क्योंकि हम इसको मेश में यूज करेंगे। ठीक, अब देखो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज 0। ठीक है, जिस तरीके से किसी जंक्शन पर टोटल करंट इनकमिंग आउटगोइंग सब जोड़ दो, वो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, है ना। वैसे ही अगर आपका कोई सर्किट है, उस सर्किट में जितना भी वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं, है ना, जितनी बैटरियां लगी हैं या जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, उन सबको जोड़ा जाए तो वो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। या फिर, और ये किस पर बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है ना। और देखो वो जो था हमारा रूल, क्लियर, ये किस पर बेस्ड था, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था, ठीक है। मतलब जो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, वो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो याद रखना जो हमारा केसीएल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ठीक है ना। वहीं पर अगर आप इसको देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब इसे समझो कि एक्चुअल में ये क्या है, यहां तो स्टेटमेंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज 0, ठीक है ना। ये क्या मतलब है इसका, इसको हम देखते हैं। तो ध्यान से देखो, सपोज दैट हमारे पास एक बहुत छोटा सर्किट है, तो मान लो मैंने इसमें 2 रजिस्टर लगा रखे हैं और मैंने इसमें 2 बैटरियां लगा रखी हैं, 2 सप्लाई लगा दी, ठीक है ना, प्लस माइनस E1 और E2, और 2 रेजिस्टेंस लगा दिए R1 और R2, ठीक है। तो ये लूप है, सर्किट क्लोज है, इसे हम लूप बोलेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो, करंट हमारा कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा इस तरीके से और ऐसे, ठीक है ना। बाकी नोडल एनालिसिस में तो हम किधर को भी करंट फ्लो करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मान लेते हैं कि हमारा इस तरीके से क्लॉकवाइज आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और देखो वो सभी ब्रांचेज में इक्वल करंट फ्लो करेगा, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो यहां से जो करंट जा रहा है, ये करंट क्या करेगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप करेगा, कितना ड्रॉप करेगा, IR1। ये हमारा क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है ना। और ये यहां जाएगा तो यहां पर भी आपका ड्रॉप करेगा कितना, I इंटू R2। याद करो जब मैंने रजिस्टर पढ़ाया था, हमारी फर्स्ट लेक्चर आप देखना,
उसमें मैंने बताया था कि जो रजिस्टर है वो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, जैसे ही करंट जाएगी तो हीट के फॉर्म में पावर को कंज्यूम करेगा। क्लियर? अब मेरी बात गौर से सुनना, इस सर्किट के अंदर दो तरीके की एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, एक हमारा ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। ये हमारी क्या है, ये पावर सप्लाई कर रही है। क्या कर रही है बच्चे? ये पावर सप्लाई कर रही है। और ये दो एलिमेंट यहां रजिस्टर लगे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पावर कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, एक हमने छोटा सर्किट लिया। अब किसी सर्किट को प्रॉपर ऑपरेट होने के लिए, कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए क्या जरूरी है? लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए जरूरी है कि ये दोनों सर्किट, ये दोनों बैटरियां मिलके जितनी पावर सप्लाई कर रही हैं, ये दोनों उतनी पावर को कंज्यूम कर लेना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि इन दोनों ने आपकी 10 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये दोनों मिलकर के 10 वोल्टेज को क्या कर देना चाहिए, कंज्यूम कर लेना चाहिए। क्लियर? तभी आपका एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा और सर्किट लॉन्ग टाइम तक चलेगा। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, मान लो ये सप्लाई कर रही है 10 वोल्ट और इनको चाहिए 50 वोल्ट, ठीक है ना, तो क्या ये सर्किट काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इनको तो 50 वोल्टेज चाहिए दोनों को, है ना। ये एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये सप्लाई डिवाइस है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके घर का खर्चा है 50,000, है ना, और आप कमा रहे हो 20,000, तो क्या होगा? सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी यही होगा कि अगर पूरे सर्किट को 50 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है और दोनों सप्लाई 20 वोल्ट या 10 वोल्ट दे रहे हैं, तो सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा। या इसका उल्टा सोचो, अगर ये 50 वोल्ट सप्लाई कर रही हैं और इन्हें 10 वोल्ट चाहिए, तो भी सर्किट नहीं चलेगा, ये जल जाएगा, फूक जाएगा, है ना। मतलब सर्किट कब काम करेगा? जब यहां से सप्लाई करने वाली डिवाइस और इधर से कंज्यूम करने वाली डिवाइस बराबर कंजप्शन करें, जितना ये सप्लाई करें उतना मिलके कंजप्शन कर लें, कंटिन्यू चलता रहेगा, सिस्टम हमारा लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। इज दैट क्लियर? तो जो आपके जो किरचॉफ्स थे, उन्होंने बताया कि किसी सर्किट के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज होता है, ठीक है ना, तो ये सप्लाई वोल्टेज यहां कितना था, E1 और प्लस E2, यही था ना, या E3 E4 डॉट डॉट कई सारे सेल लगे हो सकते हैं, है ना। और जो कंज्यूमिंग डिवाइस, ठीक, कितना वोल्टेज R1 IR2, ये हमारा क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है या कंज्यूमिंग वोल्टेज है। I1 R2 इन दोनों को ऐड कर दो, इधर से इन दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा, क्लियर, ये हो गया एल्जेब्रिक सम ऑफ, ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF। क्लियर? जो सेल था उसका EMF, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब सिग्मा E इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा IR। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लो, या आप इसे इधर शिफ्ट कर दो, तो सिग्मा E माइनस का सिग्मा IR इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, है ना। मतलब या तो जितना भी सप्लाई वोल्टेज और कंज्यूम वोल्टेज सबको जोड़ो तो नेट कितना आना चाहिए, 0, है ना। यही जो है ना, यही हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, यही लिखा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप इज 0, है ना। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन पर रूल पर काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट है। समझ में आया? मतलब जितना भी वोल्टेज आ रहा है कंज्यूमिंग डिवाइस पर, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये सप्लाई कर रहे हैं, इन सबको जोड़ दो, 0 कर दो, या फिर आपकी सेल से जो EMF उसको अलग जोड़ लो, ये जो कंज्यूम हो रहा है उसको अलग जोड़ लो, दोनों आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दिस इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो हमने एक सिंपल सर्किट से समझा। ठीक है, अब देखो इसका हम यूज क्या कर सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखो, सपोज दैट हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास दो रजिस्टर हैं, ठीक है ना, एक 10 ओम का और इधर मान लो एक 20 ओम का, और इधर मैंने एक सप्लाई लगा दी 30 वोल्ट, ओके, और सर्किट को क्लोज कर दिया। ठीक, ध्यान सुनना। अब कह रहा है कि इसमें करंट पता करो कि करंट कितना है सर्किट के अंदर, हाउ मच करंट फ्लो। ओके, सो नाउ करंट हम अगर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम करंट देखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगी, है ना, इस तरीके से ऐसे जाएगी। ठीक, अब याद रखना कोई चीज कहां से कहां फ्लो करती है, ठीक है ना, कोई चीज हाई से लो फ्लो करती है। जैसे मान लो आपके पास एक ये यहां पर 100
डिग्री सेंटीग्रेड की बॉडी है और एक और दूसरी बॉडी है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉडी है। टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं इन दोनों को टच कर दूं, ठीक है ना, तो जब टच करूंगा तो हीट फ्लो होगा। हीट कहां से कहां फ्लो होगा? 100 से 10 की तरफ, यही होगा ना। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगा, यहां से हीट फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों में टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाती। ओके, मतलब वैसे ही अगर मैं यहां पर देखूं, सपोज दैट एक टैंक है हमारे पास, उस टैंक में यहाँ एक लिक्विड भरा हुआ है, सपोज दैट 10 मीटर हाइट तक। ओके, और एक पास में एक और दूसरा टैंक रखा है जिसमें सिर्फ 1 मीटर हाइट तक पानी भरा है या कोई दूसरा लिक्विड भरा है। तो आप देखो यहां पर हाई प्रेशर होगा और यहां प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। ठीक है, यहां पर P1 है, ये P2 है, तो P1 जो होगा वो ग्रेटर देन P2 होगा। ठीक, रो जी एच वाले फॉर्मूले से। तो अगर मैं इन दोनों को उठा के एक पाइप से जोड़ दूं तो आपका लिक्विड कहां से कहां फ्लो करेगा? इस साइड से इस साइड फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं आ जाता। ठीक है ना, मतलब नेचर में चीजें जो होती हैं वो हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। ओके, देखो अब हम देखते हैं कि हम इस सर्किट में किस तरीके से केवीएल यूज कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो करंट होती है, ठीक है, वो भी कहां से कहां फ्लो करेगी? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की डायरेक्शन में फ्लो करेगी, है ना। और हाई वोल्टेज को हमेशा प्लस से और लो वोल्टेज को माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? तो आप देखो हमारी करंट इस साइड जा रही है, तो ये हमारा हाई वोल्टेज, इधर लो वोल्टेज। ठीक है, करंट ऊपर से नीचे आ रही है, हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज। ठीक है ना, तो इस तरीके से करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगी? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर कितना ड्रॉप हो जाएगा? आई आर, मतलब 10 आई ड्रॉप हो जाएगा। इसमें कितना ड्रॉप हो जाएगा? 20 आई ड्रॉप हो जाएगा। ओम्स लॉ से फाइंड करेंगे हम ड्रॉप। ठीक है, अब देखो अप्लाई कर दो केवीएल। तो बच्चे देखो केवीएल अप्लाई करोगे, आपको क्या करना है, जब आप चलोगे, आप लूप कहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है? सेकंड साइन को कंसीडर करते जाना है। क्लियर? तो देखो सेकंड साइन यहाँ प्लस है, यहाँ सेकंड साइन माइनस है ना। ये देखो यहाँ सेकंड साइन माइनस है और यहाँ सेकंड साइन माइनस है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड साइन कंसीडर करते जाएंगे, आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, या आप फर्स्ट साइन भी कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखो सेकंड, इधर को ऐसे चल रहे हैं, सेकंड साइन प्लस, प्लस अप्लाई कर दो, वोल्टेज 30 लगा दो। यहां पहुंचोगे सेकंड साइन माइनस, माइनस अप्लाई कर दो, ड्रॉप कितना हो रहा है? 10 आई लिख दो। यहां देखो सेकंड साइन माइनस, माइनस लगा दो, ड्रॉप कितना हो रहा है? 20 आई, इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से देखो 30 माइनस का 30 आई इक्वल टू आएगा 0। यहां से 30 इक्वल टू कितना आ गया? 30 आई निकालोगे तो कितना आएगा? 30 डिवाइडेड बाई 30, कैंसिल आउट कर दो, करंट कितनी आ गई? 1 एम्पियर। करंट कितनी आ गई? 1 एम्पियर। एक चीज और याद रखना, अगर आपने करंट फाइंड की है, अगर उसका साइन पॉजिटिव आता है तो वो राइट डायरेक्शन में आपने करंट को कंसीडर किया है। ठीक है, मतलब वो सही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर आपका आंसर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब है आपने जिस डायरेक्शन में करंट लिया है उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये साइन जो है प्लस माइनस आपको करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो हमारा प्लस आ रहा है, इसका मतलब हमने करंट को क्लॉकवाइज बिल्कुल सही डायरेक्शन में कंसीडर किया है। ठीक है ना, तो बच्चों ये हमारे थे किरचॉफ्स लॉ। क्लियर? हमने देखा कि किस तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं किरचॉफ्स लॉ का। क्लियर? तो देखो शॉर्ट कंपैरिजन देखें केसीएल और केवीएल में, है ना, कि कहां हम यूज करेंगे। केसीएल को डील्स विद करंट। ठीक, जो केसीएल है वो करंट के साथ डील करता है और केवीएल वोल्टेज के साथ डील करता है। ठीक है, दूसरी बात है इसको हम नोड पर अप्लाई करते हैं और इसको हम लूप पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, केवीएल कहां अप्लाई करते हैं? लूप पर, और केसीएल को अप्लाइड एट नोड। ओके, वहीं पर केसीएल को देखें बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पर। दिस और केवीएल बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है ना, ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। क्लियर? अगर मैं केसीएल की बात करूं, यूज्ड इन नोडल एनालिसिस, इसका यूज नोडल एनालिसिस में करेंगे। दिस इज यूज्ड इन मेश एनालिसिस, और इसका यूज कहां करेंगे? मेश एनालिसिस में करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमारा इतना ही। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नोडल एनालिसिस
और मेश एनालिसिस समझाऊंगा और क्वेश्चंस को डिटेल में करूंगा कि आपके बोर्ड, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, उन पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो यू शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।